सभी दोस्तों को मेरा राम राम। जय श्री राधे कृष्ण। जैसा कि आप देख रहे हैं, कलाम एकेडमी द्वारा जारी वन लाइनर हिंदी भाषा शिक्षण का आज हम अध्ययन करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वन लाइनर से दोस्तों जो एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन आते हैं, वो कभी कभार कन्फ्यूजन में गलत हो जाते हैं, जिनका गलत होने का बिल्कुल भी चांस नहीं रहेगा। इसलिए आज हम कलाम द्वारा वन लाइनर बुक का रिवीजन करते हैं और बहुत ही फास्ट तरीके से हम रिवीजन करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। इसी के साथ ही आज की क्लास की शुरुआत करते हैं दोस्तों। आवाज़ में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं होने के कारण थोड़ी आवाज़ में प्रॉब्लम हो सकती है। आप समझने का प्रयास करें। टाइम नहीं लगाते हुए आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। पहला वन लाइनर क्वेश्चन है, भाषा प्रकट करने का सर्वोत्तम साधन है। भाव प्रकट करने का सर्वोत्तम साधन है। कोई भी भाव प्रकट करने के लिए उसके लिए हमको भाषा की अति महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। इसलिए भाव प्रकट करने का सर्वोत्तम साधन भाषा होता है। प्रारंभिक अवस्था में बालक भाषा सीखता है। प्रारंभिक अवस्था में दोस्तों बालक भाषा सुनकर, निरीक्षण करके और अनुकरण द्वारा भाषा सीखता है। भाषा की शिक्षा दी जाती है अर्थग्रहण व अभिव्यक्ति के लिए। भाषा की शिक्षा क्यों दी जाती है? अर्थग्रहण और अभिव्यक्ति के लिए। दोस्तों भाषा के रूप है। सामान्यतः दोस्तों भाषा के दो रूप होते हैं, एक मौखिक होता है और दूसरा लिखित होता है। भाषा का प्रारंभिक रूप है। भाषा का प्रारंभिक रूप दोस्तों मौखिक है। सर्वप्रथम भाषा जो है मौखिक रूप से सीखी जाती है। भाषा स्तर सुधारने के लिए सर्वाधिक आवश्यक साधन है विद्यार्थी एवं अध्यापक द्वारा पुस्तकालय का उपयोग। विद्यालय में विद्यार्थी और शिक्षक के द्वारा जो पुस्तकालय का उपयोग किया जाता है, उसके द्वारा हम भाषा सुधारने का प्रयास करते हैं और सीखते हैं। भाषा कौशल है। भाषा कौशल से हम दक्षता प्राप्त करते हैं। भाषा कौशलों का स्वाभाविक क्रम है। दोस्तों भाषा कौशल का स्वाभाविक क्रम जो है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, जिसको हम शॉर्ट भाषा में LSRW बोल सकते हैं। LSRW लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। सबसे कठिन क्वेश्चन दोस्तों जो है लिखना होता है, क्योंकि लिखना भाषा कौशल का चौथा और अंतिम क्रम है। भाषा के बुनियादी कौशल है सुनना और बोलना। ग्रहणात्मक कौशल है सुनना और पढ़ना। एक बार जो दोस्त नहीं जुड़ेंगे उनको मैं कहना चाहूँगा, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। आप वीडियो देखने में बहुत अच्छा इम्प्रेस दे रहे हो, लेकिन थोड़ा सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। भाषाई कौशलों का विकास किस स्तर तक पूर्ण हो जाना चाहिए? प्राथमिक स्तर जो कक्षा 5 तक होता है, वहाँ आते आते भाषाई कौशल का विकास पूर्ण रूप से होना अनिवार्य है प्रत्येक विद्यार्थी के लिए। भाषा कौशल का मुख्य उद्देश्य मौखिक अभिव्यक्ति। मौखिक अभिव्यक्ति के दो प्रकार हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। मौखिक अभिव्यक्ति के विकास के लिए सर्वाधिक उपयोगी है वाद विवाद, यानी कि संप्रेषण, वार्तालाप करना। मौखिक भाषा अभिव्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। मौखिक व्यक्ति का आवश्यक गुण है शुद्धोच्चारण। किसी भी भाषा का मौखिक रूप से उच्चारण करने के लिए उसका शुद्ध उच्चारण होना बहुत जरूरी है। पढ़ना वाचन कौशल के भेद है सस्वर वाचन और मौन वाचन। उच्चारण सुधारने के लिए करवाना चाहिए। सस्वर वाचन प्राथमिक कक्षाओं में इस पर बल देना चाहिए। सस्वर वाचन यानी कि किसी पाठ या विषय का उच्चारण करवाना, यानी कि विद्यार्थी द्वारा कोई पाठ को पढ़वाना सस्वर वाचन होता है। आदर्श वाचन किया जाता है अध्यापक द्वारा छात्रों द्वारा अनुकरण वाचन बोलने की। आदर्श वाचन अध्यापक द्वारा किया जाता है। आशु भाषण है दोस्तों बोलने की योग्यता को आशु भाषण कहते हैं। सस्वर वाचन के भेद है। सस्वर वाचन के भेद होते हैं आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, समवेत वाचन। जीवन के प्रारंभिक दौर में मातृभाषा सीखने का प्रमुख स्रोत है। मातृभाषा सीखने का प्रमुख स्रोत दोस्तों परिवार है। कोई भी बच्चा भाषा सबसे पहले अपने परिवार में सीखता है। प्रत्येक शब्द पर उचित बल देकर पठन शक्ति का विकास करना किस कौशल से संबंधित है? वाचन कौशल से। अर्थग्रहण की दृष्टि सर्वोपयुक्त वाचन है मौन वाचन। अर्थग्रहण की दृष्टि से सर्वोपयुक्त वाचन मौन वाचन है।
साइलेंट रीडिंग रचनाएं ब्राइन की। मौन वाचन आरंभ करना चाहिए तीसरी कक्षा से। गहन अध्ययनिष्ठ पाठों का कक्षा 6 से। सस्वर वाचन कराने का सबसे उपयुक्त साधन है सामूहिक वाचन। ज्ञान की वृद्धि, अवकाश के क्षणों का सदुपयोग, स्वाध्याय की भावना विकसित करना, अवधान केंद्रीकरण की क्षमता का विकास करना आदि किसके द्वारा किए जा सकते हैं। ये सब दोस्तों मौन वाचन के द्वारा किए जा सकते हैं। पूर्ति परीक्षा, सत्य असत्य परीक्षा, बहुविकल्प परीक्षा के द्वारा किस वाचन की परीक्षा की जा सकती है। ये दोस्तों मौन वाचन की परीक्षा की जा सकती है। प्राथमिक स्तर पर वाचन का मुख्य उद्देश्य। जो प्राथमिक स्तर है दोस्तों कक्षा 1 से 5वीं तक, उसमें वाचन का मुख्य उद्देश्य दोस्तों शुद्ध उच्चारण की क्षमता का विकास करना होता है। पठन या वाचन शिक्षण की विधि है वर्ण विधि, शब्द विधि, वाक्य विधि, ध्वनि साम्य विधि, अनुकरण विधि और संगति विधि। मौन वाचन का प्रकार है द्रुत वाचन, गहन वाचन, विहंगावलोकन। शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है कक्षा के अंदर और कक्षा के बाहर दोनों जगह। श्रवण कौशल को विकसित करने में आकाशवाणी कार्यक्रम, दूरदर्शन कार्यक्रम तथा सामूहिक बृहद बाल सभा कार्यक्रम है। कक्षातर कार्यक्रम, कक्षा के बाहर होने वाले कार्यक्रम। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बालकों को पढ़ने से पहले लिखने की शिक्षा दी जानी चाहिए। मारिया मोंटेसरी है जो इस बात का दावा करते हैं कि बच्चे को पढ़ने से पहले लिखने की शिक्षा दी जानी चाहिए। लिखना सिखाने से पूर्व बालकों को चित्रकला सिखानी चाहिए क्योंकि अक्षर भी चित्र ही है। यह मत है, ये महात्मा गांधी का मत था दोस्तों। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। बोलना मनुष्य को पूर्णता तक पहुंचाता है जबकि लिखना मनुष्य को परम शुद्ध बनाता है। यह कथन है, एक कथन था बेकन का। ये दोस्तों जो पीडीएफ पे कलाम एकेडमी द्वारा जारी है वन लाइनर है जो कि एक अध्ययन को रिविजन करने में बहुत हेल्प करती है। शिक्षकों को बालक की रुचि का सदैव ध्यान रखना चाहिए। जब बालक की रुचि नहीं हो तो उसे पढ़ाना नहीं चाहिए, जिससे उसके विचारों में बाधा पहुंचती है। पाठ पढ़ाने से पहले अध्यापक को पाठ में बालकों की रुचि पैदा करनी चाहिए। भाषाई कौशल में यह कथन है। ये कथन दोस्तों हर्बर्ट का है। हर्बर्ट ने जो कथन दिया था, भाषाई कौशलों में लिखित अभिव्यक्ति रूप है। लिखित अभिव्यक्ति रूप लिखने का है दोस्तों। श्रुत लेख से किन दो कौशलों का विकास होता है। सुनने का और लिखने का। शुरू का मतलब होता है सुनना और लेख का मतलब लिखना होता है दोस्तों। श्रुत लेख सुनना और लिखना। बालकों को लिखना सिखाने से पहले आवश्यक है लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना। कोई भी कार्य करवाने से पहले उसके प्रति बालक की जिज्ञासा उत्पन्न होनी चाहिए, तब बालक अच्छे तरीके से सीख पाता है। लेखन कला का विकास होता है अभ्यास से। लिखने की कला का विकास बार बार लिखने का अभ्यास करने से दोस्तों बहुत अच्छा होता है। शिक्षक बालक की कॉपी या स्लेट पर अक्षरों को लिख देता है और छात्र इन अक्षरों को देखकर उनके नीचे लिखने का अभ्यास करता है और उसी प्रकार अक्षर बनाते हैं। ये विधि है दोस्तों अनुकरण विधि। अनुकरण विधि में देख कर लिखा जाता है। लेखन कौशल में सर्वाधिक महत्व है वर्तनी का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बालकों को वर्तनी की विधिवत शिक्षा किस स्तर तक प्रदान कर देनी चाहिए। प्राथमिक स्तर तक। बालक लिखना सीखते हैं सीधे रेखाओं से। सर्वप्रथम बालक जब स्कूल में पढ़ने जाता है तो पहले वो रेखाएं खींचना शुरू करता है, इसलिए बालक लिखना सर्वप्रथम रेखाओं से सीखता है। वर्णों के छोटे छोटे खंड कर उन खंडों का योग कर वर्ण रचना कर लिखना सीखने की विधि है पेस्टोलॉजी विधि होती है दोस्तों। डिसलेक्सिया है पठन संबंधी विकार है जो डिसेबल बच्चों में पाया जाता है। डिस्ग्राफिया है जो लेखन संबंधी विकार है। दोस्तों भाषा शिक्षण सिद्धांत है जिनका वन लाइनर क्वेश्चन है, उनको देखते हैं। भाषा शिक्षण का सिद्धांत है स्वाभाविकता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, अभ्यास एवं क्रियाशीलता का सिद्धांत, चयन एवं विभाजन का सिद्धांत, अनुपात एवं क्रम का सिद्धांत, क्रमायोजन का सिद्धांत, स्वतंत्रता एवं व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, बहुमुखी सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, मौखिक कार्य का सिद्धांत, सामान्य बोलचाल का सिद्धांत, एकता व सहभागिता का सिद्धांत, भावात्मक अभिव्यक्ति का सिद्धांत, जीवन से संबंध जोड़ने का सिद्धांत, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक शिक्षण सूत्रों के प्रयोग का सिद्धांत। ये दोस्तों भाषा शिक्षण के जो प्रमुख सिद्धांत थे।
आगे चलते हैं दोस्तों। शिक्षण विधि। आगमन विधि में शिक्षण कार्य होता है। आगमन विधि में दोस्तों उदाहरणों द्वारा नियमों का निर्धारण किया जाता है। वाक्य विश्लेषण के शिक्षण हेतु उपयुक्त विधि है। वाक्य विश्लेषण के लिए आगमन विधि उपयुक्त विधि होती है। आगमन विधि के रूप है। आगमन विधि के दो रूप होते हैं, प्रयोग प्रणाली और सहयोग प्रणाली। आगमन विधि मनोवैज्ञानिक विधि है दोस्तों। आगमन किस विधि के अंतर्गत शिक्षक पहले नियम बताता है, पश्चात उदाहरण प्रस्तुत करता है, ये वो निगमन विधि है दोस्तों। निगमन विधि आगमन विधि की जस्ट अपोजिट है, हम बोल सकते हैं। निगमन विधि के रूप है। निगमन विधि के दो रूप है, सूत्र प्रणाली और पाठ्य पुस्तक प्रणाली। निगमन विधि अमनोवैज्ञानिक होती है। आगमन विधि मनोवैज्ञानिक होती है, वही निगमन विधि अमनोवैज्ञानिक होती है। भाषा शिक्षण की सूत्र विधि का मूल स्रोत कौन सी भाषा है? भाषा शिक्षण की सूत्र विधि का मूल स्रोत कौन सी भाषा है? वो संस्कृत भाषा है दोस्तों। व्याकरण शिक्षण प्रणाली में किस प्रणाली को सुगमा प्रणाली कहा जाता है? पाठ्य पुस्तक प्रणाली को जो है सुगमा प्रणाली कहा जाता है। व्याकरण शिक्षण की वह विधि जिसमें छात्रों को उच्च कोटि के भाषा लेखकों की पाठ्य पुस्तकों का नाम बताकर उनके माध्यम से शिक्षण करवाया जाता है। भाषा संसर्ग विधि और अव्याकृत विधि। अव्याकृत विधि में व्याकरण शिक्षण के किस पक्ष पर बल दिया जाता है? अनौपचारिक या व्यवहारिक पक्ष पर। किस विधि में व्याकरण शिक्षा स्वतंत्र रूप से नहीं दी जाती? भाषा संसर्ग विधि में दोस्तों स्वतंत्र रूप से व्याकरण शिक्षा नहीं दी जाती। शिक्षण की दृष्टि से गद्य पाठों के प्रकार है, द्रुत वचनोनिष्ठ पाठ और गहन अध्ययन निष्ठ पाठ। उद्बोधन विधि है गद्य शिक्षण की। उद्बोधन विधि में शामिल है दृश्य विधान, अभिनय, प्रत्यक्ष वस्तु प्रदर्शन, पर्यायी कथन, विलोम कथन और कहानी। ये सभी दोस्तों उद्बोधन विधि में शामिल है। गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि जिसमें शिक्षक स्वयं अर्थ न बताकर छात्रों से अर्थ निकलवाता है, वो उद्बोधन विधि है। कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य दोस्तों रसानुभूति होता है। कविता शिक्षण की किस विधि को प्रश्नोत्तर प्रणाली भी कहा जाता है? खंडान्वयन विधि को प्रश्नोत्तर प्रणाली कहा जाता है। कविता शिक्षण की किस प्रणाली के अंतर्गत किसी कविता को समझने के लिए उसके समान भाव वाली या विरोध भाव वाली दूसरी कविता प्रस्तुत करने का तुलनात्मक अध्ययन कराया जाता है, उसे तुलना विधि कहते हैं दोस्तों। कंपैरिजन विधि। किस विधि में शिक्षक कथावाचक का स्थान ग्रहण करते हुए प्रसंग की व्याख्या करता है? व्यास विधि में। किस विधि में अध्यापक स्वयं ही नाटक का वाचन करता है तथा उसके वाचिक अभिनय में पाठों के अनुकूल ही भाषा में उतार चढ़ाव होता है? आदर्श नाट्य विधि। रंगमंच अभिनय विधि है। रंगमंच अभिनय एक नाटक विधि है दोस्तों। नाटक विधि की वह विधि जिसमें छात्र कक्ष में नाटक के पात्रों के संवादों का वाचिक अभिनय करते हैं, उसे कक्षा अभिनय विधि कहते हैं। किस विधि को पथ प्रदर्शक विधि भी कहा जाता है? अंतरणा विधि को पथ प्रदर्शक विधि भी कहा जाता है। पंचपदी विधि देन है। पंचपदी विधि देन है हर्टबर्ट की। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। संगठना परक विधि का अन्य नाम है सेना विधि। संश्लेषण विधि में सीखने की प्रक्रिया है वर्ण, शब्द, वाक्य। विश्लेषणात्मक विधि में शिक्षण होता है शब्द से वर्ण। कौन सी विधि अपेक्षाकृत वह साध्य मानी जाती है? भाषा यंत्र विधि। द्विभाषी पद्धति है अनुवाद विधि। कहानी एक ऐसा रमणीय उद्यान नहीं जहाँ भांति भांति के बेल बूटे सजे हुए हैं, बल्कि यह एक ऐसा गमला है जिसमें एक पौधे का माधुर्य अपने समुन्नत रूप से दृष्टिगोचर होता है। ये कथन दोस्तों मुंशी प्रेमचंद का। व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ कराने की अपेक्षा कक्ष में भाषाई वातावरण बनाने पर अधिक बल दिया जाता है प्रत्यक्ष विधि के द्वारा। किस विधि में मातृभाषा का प्रयोग सर्वथा वर्जित है? प्रत्यक्ष विधि में। वह विधि जिसमें शिक्षण का माध्यम वही भाषा होती है जिसका अध्यापन कराया जाता है प्रत्यक्ष विधि। रचना के भेद है। रचना के दो भेद होते हैं, मौखिक और लिखित रचना। चित्र वर्णन विधि है रचना शिक्षण की। रचना के लिए अनुकरण विधि उपयुक्त है। रचना के लिए अनुकरण विधि उपयुक्त है प्राथमिक स्तर पर। लेखन तथा उच्चारण के लिए अनुकरण विधि उपयोगी है प्राथमिक स्तर पर।
द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि बेहतर एक विधि है दोस्तों। द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि बेहतर एक विधि है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नवीन शिक्षण प्रणालियों में प्रोजेक्ट पद्धति के व्यापक प्रयोग का श्रेय दिया जाता है। जॉन डीवी और किलपैट्रिक को। प्रोजेक्ट विधि में शिक्षा प्रदान की जाती है। जीवनोपयोगी शिक्षा शिक्षण विधियों में ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पर विशेष बल देने वाली पद्धति है मोंटेसरी पद्धति। अभिक्रमित अनुदेशन विधि का सिद्धांत है स्वगति का सिद्धांत। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उसको जाकर ज्वाइन करिए। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहाँ से आप इसका खुद के द्वारा स्वयं अध्ययन कर सकते हैं। छोटी सी पीडीएफ है। किंडरगार्टन पद्धति देन है प्रोवेल की। किंडरगार्टन शब्द का अर्थ है बच्चों का उद्यान। किस शिक्षा शास्त्री के अनुसार स्कूल तक एक भाग है। अध्यापक एक माली था, बच्चे पौधों के समान है। ये कथन दोस्तों प्रोवेल का था। डाल्टन प्रणाली का प्रवर्तक है मिस हेलेन और पारकास्ट। किस प्रणाली को ठेका प्रणाली भी कहा जाता है। डाल्टन योजना को ठेका प्रणाली भी कहा जाता है। खेल विधि के प्रवर्तक है हेनरी कोल्डवेल कुक। व्याकरण अनुवाद विधि का अन्य नाम है भंडारकर विधि है। व्याकरण अनुवाद विधि का प्रवर्तक है रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। किस विधि में मातृभाषा के माध्यम से नवीन भाषा को पढ़ाया जाता है। व्याकरण अनुवाद विधि में। भाषा शिक्षण में संरचनात्मक उपागम का अर्थ है भाषा की मूल संरचना का शिक्षण करवाना। संरचनात्मक उपागम से शिक्षण में एस.जी. फ्रेंच ने 3 सिद्धांत दिए थे, जिनका क्रम से निम्न है। वाचन पर बल देना, भाषाई आदतों का विकास करना, छात्रों की क्रियाशीलता। महात्मा गांधी द्वारा प्रवर्तित बेसिक शिक्षा यानी बुनियादी शिक्षा का प्रमुख सिद्धांत है मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना। महात्मा गांधी का कहना था कि दोस्तों बच्चों को मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, जिससे कि उनको समझने में आसानी हो। पाठ्य पुस्तक के बाह्य गुण है। पाठ्य पुस्तक के बाह्य गुण में दोस्तों आकार, मुखपृष्ठ, मूल्य, शीर्षक, जिल्द, बाइंडिंग। पाठ्य पुस्तक के आंतरिक गुण। आंतरिक गुण में दोस्तों विषय वस्तु, विषय विविधता, भाषा शैली, चित्रों का प्रयोग, अभ्यास प्रश्न, स्वदेशीयता, उपयुक्तता, रोचकता, व्यवहारिकता, मौलिकता एवं नवीनता का समूह है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं दोस्तों। पाठ्य पुस्तक शिक्षक या छात्रों के लिए ज्ञानार्जन का साधन। पाठ्य पुस्तक साधन है, साध्य नहीं। प्राचीन काल में पाठ्य पुस्तक के लिए किस शब्द का प्रचलन था। पाठ्य पुस्तक के लिए पहले ग्रंथ शब्द का प्रचलन किया जाता। पाठ्य पुस्तक में विषय सामग्री का स्थिरीकरण या प्रयोग किया जाना चाहिए। ज्ञात से ज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर। हिंदी भाषा शिक्षण में उपागम है पाठ संसर्ग उपागम और रचना उपागम। पाठ्य पुस्तक रचना के सोपानों का उचित क्रम, विषय सामग्री का चयन, स्तुतिकरण और प्रस्तुतिकरण। ये पाठ्य पुस्तक रचना सोपानों का उचित क्रम था दोस्तों। अब है निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक परीक्षण। निदान का महत्व नगण्य है यदि उसके अनुसार बच्चों का उपचार नहीं किया जाए। वाचन संबंधी निदानात्मक परीक्षा के परिणामों में किसने महत्वपूर्ण कार्य किए। डॉक्टर प्रेसी ने। वाचन की निदानात्मक परीक्षा में यांत्रिक यथार्थता को मापने के लिए बेलार्ड की परीक्षा में कितने सामान्य शब्द हैं जिनको पढ़ने के लिए 1 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। 158 वर्ड है दोस्तों, 158 शब्द है जिनका समय भी निर्धारित है। कक्षा स्तर के अनुरूप प्रगति नहीं करने वाले विद्यार्थियों को किस शिक्षण की आवश्यकता होती है। उपचारात्मक शिक्षण की, यानी कि जिन बच्चों को प्रोग्रेसिव या नई चीज़ें सीखने को नहीं मिलती, उनका उपचारात्मक शिक्षण द्वारा निदान किया जाता है। निदान एवं उपचार शब्द ग्रहण किए गए चिकित्सा शास्त्र से। चिकित्सात्मक अध्यापन कहा जाता है उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण है अध्ययन संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए शिक्षण कराना। भाषा में निदानात्मक परीक्षण वह परीक्षण है जिसके द्वारा अनुसंधान करता छात्र में भाषागत दोषों को खोजता है जो अपने स्कूल के विषयों में सामान्य प्रगति नहीं कर पाते। ये कथन किस मनोवैज्ञानिक का है। ये कथन सोनेल का है, जो एक मनोवैज्ञानिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपचारात्मक शिक्षण में व्यवहार होना चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार होना चाहिए।
मूल्यांकन मौखिक और लिखित प्रश्न। एक अच्छे मुख्य मूल्यांकन की विशेषताएं। एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता होती है दोस्तों वैधता, वस्तुनिष्ठता, व्यापकता, विश्वसनीयता, व्यवहारिकता, वैधिकारिता, उपयोगिता और स्पष्टता एक मूल्यांकन की विशेषता है। शैक्षिक मूल्यांकन के उद्देश्य होते हैं ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी बताकर त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया वीएस बलून ने। जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण तैयार किया गया है यदि वह उसकी पूर्ति करता है तो वो परीक्षण कहलाता है, वैध परीक्षण कहलाता है। मूल्यांकन का क्षेत्र परीक्षण से होता है। विस्तृत परीक्षा द्वारा छात्र के किस पक्ष का परीक्षण होता है? ज्ञानात्मक परीक्षण। मूल्यांकन के भेद होते हैं। मूल्यांकन के दो भेद होते हैं आंतरिक पाठांतर्गत, बाह्य और पाठोपरांत। भावात्मक पक्ष के मापन हेतु उपयुक्त मापनी अभिवर्ती मापनी। विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में हो सकती है? विचारों की अभिव्यक्ति निबंधात्मक प्रश्नों में हो सकती है, क्योंकि दोस्तों निबंधात्मक प्रश्न लंबे और बड़े होने के कारण विचार प्रकट करने की संभावना होती है। लिखित परीक्षा के भेद है। लिखित परीक्षा निबंधात्मक हो सकती है और वस्तुनिष्ठ भी हो सकती है। दो भेद है वो निबंधात्मक परीक्षण और वस्तुनिष्ठ परीक्षण। अधिक विश्वसनीय परीक्षण है वस्तुनिष्ठ परीक्षण या प्रमाणीकरण परीक्षण भी कहते हैं इसे। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकार है एकांतर अनुक्रिया रूप, सत्य असत्य परीक्षण, बहुविकल्प परीक्षण, मिलान पद, वर्गीकरण प्रश्न, रिक्त स्थान पूर्ति प्रश्न, युगलीकरण, विषम का चुनाव और सादृश्य अनुभव रूप। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का मुख्य कारण है निष्पक्ष मूल्यांकन। आत्मनिष्ठा का गुण पाया जाता है। निबंधात्मक परीक्षण में बालक की सुनना, बोलना, पढ़ना कौशलों का परीक्षण किया जाता है। मौखिक परीक्षा के द्वारा विद्यार्थी के सतत एवं समग्र मूल्यांकन CCE पर प्रभावी जोर दिया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा। CBSE के किस वर्ष 10वीं बोर्ड परीक्षा के सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रणाली लागू कर दी गई थी? वर्ष 2010-11 से समग्र मूल्यांकन प्रणाली लागू की गई थी। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थी को अधिगम क्षमता का संवर्धन करना। विद्यार्थी के लगातार मूल्यांकन हेतु तो उपयुक्त परीक्षा पद्धति सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पद्धति। सत्र की समाप्ति पर प्रयुक्त मूल्यांकन संकल्पात्मक मूल्यांकन। इसी के साथ दोस्तों PDF कंप्लीट हो गई है। ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। सभी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन करके रखिए। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। वीडियो